नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी कल ही हम बात कर रहे थे एशिया वर्जन ऑफ नेटो के बारे में कि यूएस जो है वो अपने अलाइज को मिला करके एक एशिया वर्जन ऑफ नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है और ये चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने भी इस चीज़ पर कहा था। अब चाइना और पुतिन यानी कि रशिया जो है वो यूएस को पूरी तरीके से एशिया में काउंटर करना चाहते हैं। इसीलिए उन लोगों ने हमेशा ये बोला है, पिछले साल भी उन्होंने ये बोला था कि हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ को दोबारा से रिवाइव करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डंप हो गया, थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था। तो इन्होंने कहा था कि हम इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, हम इसकी मीटिंग्स को दोबारा से बहुत फ्रीक्वेंटली इसकी मीटिंग्स रखेंगे और इतनी फ्रीक्वेंटली इस मीटिंग्स में ये सारी डिस्कस करेंगे किस तरीके से कॉपरेशन जो है एशिया के अंदर में बढ़ाया जाए। और इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो अभी प्लान की गई है, यानी कि कल 2 जुलाई को ये मीटिंग जो हुई जिसमें चाइना के जी जिनपिंग प्रेसिडेंट भी वहाँ पर पहुँचे और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जरूर वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से दोबारा से अब रिवाइव हो चुका है। अब आपको एशिया के अंदर में जो जियोपॉलिटिकल गेम होगा उसको देखने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज एक तरफ यूएस है, यूएस ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं, वो उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि वो एशिया वर्जन ऑफ नेटो बना रहे हैं। इल्जाम क्या है वो आप सही मान के चलिए कि वो सच में जो है वो एक एशिया वर्जन ऑफ नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको काउंटर करने के लिए रशिया एंड चाइना व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इस मीटिंग के लिए वो कजाकिस्तान में पहुंचेंगे। कजाकिस्तान में ये मीटिंग हुई कल 2 जुलाई को, तो वहां पर वो पहुंचे और कजाकिस्तान के जो हेड हैं उन्होंने उनको पहले भी बुलाया भी था, चाइना के जी जिनपिंग को। और उसके बाद वो तुर्कमेनिस्तान जाएंगे और तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट उन्होंने भी जी जिनपिंग को वहां पर इन्वाइट किया था। तो अब जो ये उनकी दोनों विजिट है, देखो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रिवाइव हो गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रशिया के लिए जितनी अच्छी बात है उससे ज़्यादा अच्छी बात ये चाइना के लिए है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि क्यों चाइना के लिए बहुत अच्छी बात है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों के हेड ऑफ स्टेट्स का चाइना के जी जिनपिंग को इनवाइट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और इसको जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड मूव देखा जा रहा है चाइना की तरफ से। अब मैं आपको समझाता हूं कि सेंट्रल एशिया की पूरी पॉलिटिक्स क्या है और चाइना कैसे उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। अब देखो, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, जब मैं सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूँ तो मैं 5 कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, यानी कि कजाकिस्तान यहाँ पर आपको दिख रहा है, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान और इस साइड में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और उसके बाद ताजिकिस्तान के जस्ट नीचे जो है वो अफगानिस्तान आ जाता है और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पर कजाकिस्तान के जस्ट बगल में यहाँ पे चाइना का बॉर्डर लग रहा है और किर्गिस्तान से भी चाइना का बॉर्डर टच होता है। तो इस तरीके से ये पूरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये 5 कंट्रीज़ मिला करके आप सेंट्रल एशिया बोलते हो इनको। अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो ये हमेशा एक सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। फिर 1991 में सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद रशिया जो है वो बना, लेकिन ये सारी कंट्रीज आज़ाद तो हो गई, लेकिन रशिया ने हमेशा जो अपना डोमिनेंस है वो सेंट्रल एशिया पर हमेशा रखा रहा बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हर एक कंट्री के पास अपना कुछ बहुत खास है। जैसे आप कजाकिस्तान में जाइए तो कजाकिस्तान इज़ नोन फॉर इट्स यूरेनियम, और यूरेनियम जो पूरे दुनिया में 33% जो यूरेनियम है वो अकेले कजाकिस्तान से आता है। उसके बाद कजाकिस्तान इज़ नोन फॉर इट्स कोल, उसके बाद कजाकिस्तान में कुछ गैस रिजर्व्स भी हैं। उसके बाद आप आ जाइए नीचे उज़्बेकिस्तान के पास, उज़्बेकिस्तान में ज़बरदस्त कॉटन प्लांटेशन होता है, वर्ल्ड के टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से उज़्बेकिस्तान एक आता है। उसके बाद आप आ जाइए तुर्कमेनिस्तान के पास, तुर्कमेनिस्तान हैज़ ह्यूज गैस रिजर्व्स और इसलिए तुर्कमेनिस्तान को जाना जाता है। उसके बाद आप इधर देखिए किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ के पास पानी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत है। कॉटन प्लांटेशन में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पानी आएगा कहाँ से? अब सेंट्रल एशिया तो पूरी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं ये सारी, उज़्बेकिस्तान वगैरह, तो इनके पास पानी कहाँ से आएगा? तो ये पानी आता है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से। और ये पानी जो 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो बहती हैं किर्गिस्तान से, दारिया रिवर का नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी अपना वाटर जो है सी में देती है। तो ये शुरू जो होती हैं रिवर्स, ये ज़्यादातर रिवर्स जो है वो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से शुरू होती है। तो उनके पास अपने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अपने डैम्स उन्होंने बिल्ड कर रहे हैं और इसी डैम को लेकर के एक लड़ाई भी है। मैं आपको कभी सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर समझाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर चाइना का रोल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिकल। उसके बाद इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन अगर आप सेंट्रल एशिया की देखोगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बगल में कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है, तो कैस्पियन सी हैज़ ह्यूज गैस रिजर्व्स। कहते हैं कि ऑयल और गैस रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा कैस्पियन सी में पाए गए हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं। तो अगर वहाँ पर हम काम करें तो वहाँ पर बहुत सारे गैस रिजर्व्स मिल सकते हैं। उसके बाद ये आपको सेंट्रल एशिया को सीधा
सीधा सीधा कनेक्ट करता है कैस्पियन सी मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट के थ्रू आप अफ्रीका भी जा सकते हो। मिडिल ईस्ट के थ्रू अगर आपने अपना कॉरिडोर बना लिया तो आप यूरोप में भी ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली, आपको किसी इंटरनेशनल वाटर्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चाइना की अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं, जैसे अजरबैजान चाइना को सपोर्ट कर रहा है, चाइना के लिए ईरान है जो कि चाइना को सपोर्ट करेगा पूरी तरीके से। तो ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट में जो चाइना को इसमें सपोर्ट करेंगी, एंड चाइना कैन मेक इट्स कॉरिडोर थ्रू मिडिल ईस्ट टू यूरोप, और वो यूरोप में डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है इस चीज़ से। तो इसीलिए सेंट्रल एशिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। जितना इंपॉर्टेंट चाइना के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट रशिया के लिए है। अब हुआ क्या है कि रशिया जो है वो अपने यूक्रेन वॉर में बिजी हो चुका है पूरी तरीके से। वो वॉर एक तरीके से रशिया का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और अभी वो ख़त्म हो भी नहीं रहा है इतनी जल्दी। जब तक यूएस में इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, तब तक वो वॉर नहीं हो रहा ख़त्म। तो अभी जो है इस पूरे सेंट्रल एशिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और चाइना पूरी तरीके से कोशिश क्या कर रहा है कि वो इस पावर वैक्यूम को फिल इन कर दे, वो इस पावर वैक्यूम में जाए और वहाँ पर अपना डोमिनेंस कर लो। कुछ हद तक वो डोमिनेंस चाइना ने कर भी लिया है। वो डोमिनेंस कैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो हर कंट्री को क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो श्रीलंका में पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे दे दो, सीपैक कॉरिडोर बनाओ, प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनाओ। वही काम चाइना ने यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। अब एससीओ को दोबारा से रिवाइव कर रहा है, लेकिन उसके पहले तुर्कमेनिस्तान को $3 बिलियन का लोन दिया चाइना ने, और उसके बाद कजाकिस्तान को $10 बिलियन का लोन लिया। और खास तौर से $10 बिलियन का जो ये लोन दिया है वो किसके बदले दिया है? वो $10 बिलियन का लोन ऑयल के बदले दिया है। मतलब आप ऑयल जो है वो चाइना को दे करके ये लोन चुकाते रहिए। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस, अगर इसके बाद अगर जो ये बैन लगा है रशिया के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस रशिया ने किसको बेचा है? रशिया ने सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस बेचा है चाइना को, और उसके बाद इंडिया को। तो चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट, मतलब रशिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? चाइना है। लेकिन अब चाइना को भी पता है कि वो ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकता रशिया पे। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक डिस्प्यूट है। किस चीज़ का डिस्प्यूट है उनका अपना डिस्प्यूट है जो मंचूरिया की प्रोविंस है उसको लेकर के, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली रशिया का व्लादिवोस्टोक पोर्ट है, उस प्रोविंस को लेकर के झगड़ा है। माओ जेडोंग जब पावर में आए थे तो उन्होंने तो क्लेम भी कर दिया था कि मंचूरिया की प्रोविंस हमारी है, इसको वापस दो हमें, ये व्लादिवोस्टोक का पोर्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को ये बात पता है कि कब तक शी जिनपिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, या कब तक रशिया में पुतिन प्रेसिडेंट रहेंगे जिनकी दोस्ती बनी रहेगी, और कब तक ये लोग यूएस को काउंटर करके अपना एक सेम ब्लॉक में रहेंगे। कभी ना कभी तो आमने सामने आएंगे, और तब बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आप रशिया पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो अब ऑप्शन के तहत ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज यानी कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को, बाकी भी सबको यूज़ कर रहा है लेकिन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को इंपॉर्टेंटली यूज़ कर रहा है। और इसीलिए चाइना ने क्या किया है कि उसने तुर्कमेनिस्तान तक अपनी एक गैस पाइपलाइन बनाई है। ये देखिए, ट्रांस एशिया गैस पाइपलाइन जो कि चाइना से आ रही है यहाँ पर, और ये थ्रू उज़्बेकिस्तान ये गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान में जा रही है। तो आप देख लो कि यहाँ पर चाइना जो है ये गैस पाइपलाइन के थ्रू, ये सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। एक तो अपने लिए ट्रेडिंग ऑप्शन बना रहा है कि वहाँ पर रशिया को हम काउंटर करना, जब हमारी मुसीबत आए तो रशिया को अगर काउंटर करना हो तो हमारे पास ऑयल और गैस का प्रॉपर सोर्स हो, तो ये सेंट्रल एशिया एक सोर्स बन सकता है। दूसरी चीज़ कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से रिवाइव करने के जो प्रयास है उसमें चाइना सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और इसीलिए शी जिनपिंग वहाँ पर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। और एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया तो यूएस को तो काउंटर करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक तरीके से रशिया का जो डोमिनेंस है सेंट्रल एशिया पर वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। वो खत्म होना शुरू हो भी चुका है। तो एक तो कारण ये हो गया चाइना की डोमिनेंस का सेंट्रल एशिया पर। दूसरा कारण ये है कि चाइना क्यों अपनी डोमिनेंस चाहता है सेंट्रल एशिया पर, कि चाइना का जो सबसे डिस्टर्ब्ड प्रोविंस अगर कोई है तो वो है जिनजियांग प्रोविंस। और चाइना का जो ये जिनजियांग प्रोविंस है, यहाँ पर यूगर मुस्लिम्स रहते हैं। अब आपको पता है कि वो यूगर मुस्लिम से बहुत इंपॉर्टेंटली चाइना क्रैकडाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट होते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ में। और वो प्रोटेस्ट को सपोर्ट कहाँ से मिलता है इन यूगर मुस्लिम्स को? उनको सपोर्ट मिलता है कजाकिस्तान के लोकल से, किर्गिस्तान के लोकल से। अब क्योंकि बॉर्डर शेयर हो रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान होता है, और ताजिकिस्तान से तो इन्फिल्ट्रेशन क्योंकि बहुत आसान होता है, इसीलिए क्या कर रहा है चाइना कि वो सेंट्रल एशिया में एक बार अपना डोमिनेंस हो जाए और ये कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के पूरे सपोर्ट में आ जाएं, इनकी गवर्नमेंट चाइना के सपोर्ट में आ जाएं, तो चाइना यहाँ पर क्रैकडाउन कर सकता है और यहाँ पर भी उनकी गवर्नमेंट से क्रैकडाउन करवा सकता है। तो जो इनको आउटर सपोर्ट मिलता है इन यूगर मुस्लिम्स को, वो बंद हो जाएगा और जिनजियांग प्रोविंस को पूरी तरीके से चाइना जो है वो अपने कब्जे में ले पाएगा। ये कोशिश है पूरी तरीके से चाइना की सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करने की।
और यही दो इंपॉर्टेंट कारण है, इसीलिए चाइना सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करना चाहता है। तो आई होप आपको सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स का पूरा समझ में आ गया होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों रिवाइव किया जा रहा है वो भी समझ में आ गया होगा, और क्यों इस पूरे सेंट्रल एशियन जो पूरा सेंट्रल एशिया है उसको डोमिनेट करने की चाइना कोशिश कर रहा है, ये भी समझ में आ गया होगा। बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि बाकी कंट्रीज यूएस भी यही करती है। यूएस कहाँ जहाँ भी जाती है वहाँ पर अपना कुछ फ़ायदा देखती है। तो ये दोनों ब्लॉक्स की लड़ाई है, जो ये जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एशिया के अंदर में। एक बार आप यूएस का इलेक्शन हो जाने दीजिए नवंबर के अंदर में, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको दुनिया में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मूव्स दिखाई देंगे, जो कि ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं चलने वाले हैं। और यहाँ पर इंडिया की अब बात करें तो इंडिया देखो दोनों ब्लॉक में है। इंडिया इज़ द मोस्ट न्यूट्रल कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर आप कहो कि दुनिया में कितनी न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं, तो अगर सबसे पहला नाम मैं किसी कंट्री का लेना चाहूँगा तो वो अपने भारत देश का लेना चाहूँगा। बिकॉज जिस तरीके से हमने अपनी जियोपॉलिटिक्स को, जिस तरीके से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम किया है, और दोनों तरफ जिस तरीके से न्यूट्रलिटी से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक ब्लॉक में एंटर करते हो तो वो आपके लिए एक खतरा है, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, आपकी इकॉनमी पर क्रैकडाउन किए जाएंगे दूसरी तरफ से, तो वो आपके लिए बहुत इशू है। देखो, एक तो आप एशिया में हो, अब हम एशिया में हैं, चाइना हमारा पड़ोसी है, हमारे और भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। आप या तो इनसे झगड़ा मोल लेकर के वेस्टर्न ब्लॉक में चले जाओ, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा, इन्फिल्ट्रेशंस होंगे बॉर्डर से, बहुत सारे इश्यूज होंगे। दूसरा चीज़ ये है, बहुत अग्रेसिव मूव्स दिखाएंगे ये सारी कंट्री, और चाइना तो है भी अग्रेसिव कंट्री, हमेशा अग्रेसर है ये। उसके बाद या तो आप दूसरे ब्लॉक में आ जाओ, यानी कि रशियन चाइनीज ब्लॉक में आ जाओ, तो वहाँ पर यूएस क्या करेगा, आपकी इकॉनमी को क्रैक डाउन करने की कोशिश करेगा। और यूएस सिर्फ अकेले नहीं है, यूएस जो वेस्टर्न ब्लॉक है, यानी कि यूरोपियन यूनियन ब्लॉक है, जो पूरी तरीके से वो जब आपकी इकॉनमी पर क्रैक डाउन करेंगे तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो, रशिया को खामियाजा इसलिए नहीं भुगतना पड़ा बिकॉज रशिया के पास बहुत अच्छे इंपॉर्टेंटली मार्केट्स थे। इंडिया के पास अभी उतने अच्छे इंपॉर्टेंट मार्केट्स नहीं हैं, तो वो मार्केट्स इंडिया अब क्रिएट कर रहा है, धीरे धीरे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मिशन 2047 जो लिया हुआ है, अगर आप उसको इंपॉर्टेंटली पढ़ो, वो काफ़ी माइन्यूटली आप उस पर डिटेल में पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया किस तरीके से मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू दैट मिशन। तो आई होप आपको ये पूरा ये सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, ये जो समिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये 20 और 21 जुलाई को ये समिट होगा। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि ये 6 और 7 जुलाई को होगा, लेकिन ये पोस्टपोन हो गई ये डेट किन्हीं कारणों की वजह से, और अब ये 20 और 21 को लाइव अनअकैडमी ऐप पे किया जाएगा। इसमें कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और बड़े इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर इस इवेंट को अटेंड करेंगे। उनके सेशंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। जैसे आप देखो, नीतीश राजपूत जी, जो कि एक यूट्यूब के बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्टेंट होता है इनका, ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सुहासिनी हैदर जी, जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू के साथ में जुड़ी हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा कंटेंट लिखती हैं ये भी। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर समधीश भाटिया, जिनका अनफिल्टर्ड बाय समधीश चैनल है, और शायद आप देखते भी होंगे, मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, काफ़ी अच्छे रिपोर्टर हैं और ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट ये भी देते हैं, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इन क्रिएटर्स के जब आप कंटेंट देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए। तो ये सेशन लाइव होने वाला है अनअकैडमी ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में सेशन की लिंक है, उस पर जाकर के नोटिफाई मी पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर आपको वहां से जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो एक नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगी। अब छोटी सी एक और अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं पूरी मेहनत और लगन के साथ, तो राहें आपके लिए अनअकैडमी ने और आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और हमारा 15 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो इतने प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। और इस पूरे बैच की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड जितने भी बैचेस चल रहे हैं, सबका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप जिस भी बैच से चाहो, जो सब्जेक्ट चाहो उस बैच में चल रहा हो, वो आप पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। और ये लेवरेज सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपका जीएस, सीसैट
और उसके साथ टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें सिर्फ इतने प्राइस में कवर हो जाएगी। आपको अलग से 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ कर लेना, तो आपको ये जो कोर्स है ये डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।